हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का ड्रीम अचीवर्स एकेडमी पर। और डेली करंट अफेयर्स सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे 22 नवंबर 2022 के करंट अफेयर्स के बारे में। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए तो शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। तो आज के करंट अफेयर्स का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, हाल ही में किसे गांधी मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन है राजेंद्र विश्वनाथ, सेकंड ऑप्शन है आर्लेकर, थर्ड ऑप्शन है दलाई लामा और फोर्थ ऑप्शन है खालिद जावेद। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा वो आएगा दलाई लामा। हाल ही में जो दलाई लामा जी हैं उन्हें गांधी मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो कि दलाई लामा जी जो कि हैं तिब्बत के रहने वाले हैं। और इन्हें अभी हिमाचल प्रदेश के जो राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने, जो तिब्बती आध्यात्मिक नेता है दलाई लामा, उन्हें गांधी मंडेला पुरस्कार दिया है। लामा को मैक्लोडगंज में, जो मैक्लोडगंज है वहां पर जो गांधी मंडेला फाउंडेशन है उसकी ओर से एक समारोह आयोजित किया गया था, जिसके अंदर इनको जो है गांधी मंडेला पुरस्कार प्रदान किया गया। आर्लेकर जी हैं, उन्होंने कहा है कि दलाई लामा इस पुरस्कार के लिए शायद आज दुनिया में सर्वाधिक हकदार व्यक्ति हैं, क्योंकि उन्हें शांति और सार्वभौम दूत बताया है। उन्होंने कहा कि अहिंसा और करुणा के अनेक सिद्धांत, उनके सिद्धांतों की आज की दुनिया में जरूरत है, क्योंकि ये किसी भी सेना से अधिक प्रभावी है। राज्यपाल ने कहा कि लामा ने सद्भावना, करुणा और प्रेम की सदियों पुरानी संस्कृति को आगे बढ़ाया है। गांधी मंडेला फाउंडेशन को बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी और नेल्सन मंडेला के बाद केवल दलाई लामा ही विश्व नागरिक बनने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि वह सीमाओं से बंधे नहीं है। पुरस्कार ग्रहण करते हुए लामा जी ने कहा कि अहिंसा और करुणा विश्व शांति के लिए जरूरी है और ये सिद्धांत हजारों वर्षों से भारतीय संस्कृति में शामिल है। ठीक है दोस्तों, क्लियर होगा आपको कि दलाई लामा जी है, उन्हें नेल्सन मंडेला पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया गया है? हमारा फर्स्ट ऑप्शन है 20 नवंबर को, सेकंड ऑप्शन है 21 नवंबर को, थर्ड ऑप्शन है 22 नवंबर को और फोर्थ ऑप्शन है 19 नवंबर को। तो इसका हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा 21 नवंबर को। हाल ही में 21 नवंबर को जो है टेलीविजन दिवस, विश्व टेलीविजन दिवस मनाया गया है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जिसके से परे टेलीविजन के महत्व को उजागर करने के लिए विश्व टेलीविजन दिवस जो है मनाया जाता है। टेलीविजन जनसंचार का एक ऐसा माध्यम है जिससे मनोरंजन, शिक्षा, न्यूज, राजनीति से जुड़ी गतिविधियों के बारे में सूचनाएं मिलती हैं। यह शिक्षा और मनोरंजन दोनों का एक स्वास्थ्यपरक स्रोत है। यह सूचना प्रदान करके समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब से इसका टेलीविजन का आविष्कार हुआ, अपने आविष्कार के बाद से टेलीविजन मनोरंजन के सबसे महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक रहा है। यह लोगों को समान रूप से शिक्षित और सूचित करने का एक महत्वपूर्ण साधन भी रहा है। पहला विश्व टेलीविजन मंच 21 नवंबर 1996 को हुआ और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिन को विश्व टेलीविजन दिवस के रूप में चिन्हित किया। संचार और वैश्वीकरण में टेलीविजन नाटकों की भूमिका के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने हेतु स्थानीय और वैश्विक स्तर पर बैठकें इसी दिन होती हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर है आपको? तो विश्व टेलीविजन दिवस जो है 21 नवंबर को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में विश्व बाल दिवस कब मनाया गया? तो ये इसका फर्स्ट ऑप्शन है 22 नवंबर को, सेकंड है 19 नवंबर को, थर्ड है 20 नवंबर को और फोर्थ है 21 नवंबर को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 20 नवंबर को। हाल ही में जो वर्ल्ड बाल दिवस है, वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे, वो 20 नवंबर को मनाया गया। विश्व बाल दिवस हर साल 20 नवंबर को मनाया जाता है। जो इसका मुख्य उद्देश्य है वो बच्चों में शिक्षा और उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना है, उन्हें साथ ही बच्चों की प्रतिभा को तराशना है। भारत में 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है, जबकि
पूरी दुनिया में 20 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। इस साल विश्व बाल दिवस की थीम है वो है इंक्लूजन फॉर एवरी चिल्ड्रन। विश्व बाल दिवस मनाने की शुरुआत जो है 1954 में हुई थी। साल 1959 में संसद में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बाल अधिकारों के प्रस्ताव को स्वीकार किया था। इसी दिन बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की वर्षगांठ भी होती है। ठीक है दोस्तों, क्लियर इतना? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में 22वें फुटबॉल विश्व कप की शुरुआत कहां हुई है? फर्स्ट ऑप्शन है दिल्ली में, सेकंड ऑप्शन है पेरिस में, थर्ड ऑप्शन है कतर में और फोर्थ ऑप्शन है अबू धाबी में। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा कतर में। हाल ही में 22वें फुटबॉल विश्व कप की शुरुआत कतर में हुई है। कतर में जो है 22वें फुटबॉल विश्व कप का उद्घाटन हुआ है और उद्घाटन समारोह का जो आयोजन है वो अल बयात स्टेडियम में हुआ और कतर के जो शेख हैं तमीम बिन हमद अल थानी ने इस विश्व कप की जो है आधिकारिक घोषणा की। यह पहली बार है कि जब कोई अरब का देश इस टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहा है। ऐसा पहली बार हो रहा है जब कोई अरब देश इस टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। 22वां फीफा पुरुष विश्व कप 22 नवंबर से 18 दिसंबर 2022 तक कतर में आयोजित किया जाएगा। इसमें कुल 32 टीमें हिस्सा लेंगी। लाइव कप का आधिकारिक शुभंकर है, जो लाइव है वो इस कप का आधिकारिक शुभंकर है। यह केपी है से प्रेरित है, जो पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला एक पारंपरिक हेड ड्रेस है। जो फीफा के अध्यक्ष हैं वो जियानी इन्फेंटिनो है। फीफा की स्थापना जो है वो 21 मई 1904 को होती है और इसका मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। ठीक है दोस्तों, क्लियर होगा आपको इतना कि 22वें फुटबॉल विश्व कप का जो है शुरुआत हुई है वो कतर में हुई है। इसका आयोजन कतर में किया जा रहा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसे 2022 का जेसीबी साहित्य पुरस्कार दिया गया? फर्स्ट ऑप्शन है राजेंद्र विश्वनाथ, सेकंड ऑप्शन है आर्लेकर, थर्ड ऑप्शन दलाई लामा और फोर्थ ऑप्शन है खालिद जावेद। तो इसका राइट आंसर है खालिद जावेद। दलाई लामा को नेल्सन मंडेला पुरस्कार दिया गया है और खालिद जावेद को जेसीबी पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसकी डिटेल देख लेते हैं। जो खालिद जावेद जी हैं एक उर्दू के उपन्यासकार हैं और इन्हें 2022 का जेसीबी साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया है। इस साल पुरस्कार की दौड़ में 5 रचनाएं थीं, जिनमें से जो खालिद जावेद जी हैं इनकी रचना है द पैराडाइज ऑफ फूड। इसको जो है यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। और जो खालिद जावेद जी हैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। पुरस्कार के तहत 25 लाख रुपए की राशि जो है प्रदान की जाती है और जेसीबी के संस्थापक जोसेफ बैमफोर्ड ने डिजिटल माध्यम से इस पुरस्कार की घोषणा की है। ठीक है दोस्तों, क्लियर इतना? तो प्रख्यात उर्दू उपन्यासकार खालिद जावेद जी को वर्ष 2022 का प्रतिष्ठित जेसीबी साहित्य पुरस्कार दिया गया है। क्लियर होगा आपको इतना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने चुनाव आयुक्त का पदभार संभाला है? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा दलाई लामा जी, सेकंड है खालिद जावेद, थर्ड ऑप्शन है राजेंद्र विश्वनाथ और फोर्थ ऑप्शन है अरुण गोयल। तो इसका जो राइट आंसर है वो आएगा अरुण गोयल। हाल ही में जो चुनाव आयुक्त का पदभार है वो अरुण गोयल जी ने संभाला है। चलिए डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। अरुण गोयल जी जो है भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस के पूर्व अधिकारी अरुण गोयल जी जो है उन्होंने चुनाव आयुक्त का पदभार संभाला है। निर्वाचन आयोग ईसी इलेक्शन कमीशन ने यह जानकारी दी और जो गोयल जी है वो 1985 बैच के पंजाब कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। गोयल को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया था
वह मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जी और चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे के साथ निर्वाचन आयोग का हिस्सा होंगे। निर्वाचन आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। तो उनमें मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जी हैं और चुनाव आयुक्त में अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल जी हैं। मई 2022 में जो है कि मुख्य चुनाव आयुक्त जो थे सुशील चंद्रा वो सेवानिवृत्त हो गए थे। उनके बाद से आयोग में एक पद खाली था और राजीव कुमार जी को मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया गया था। बाकी एक पद जो खाली था आयुक्त का, उस पर अरुण गोयल जी को नियुक्त किया गया है। गोयल जी इससे पहले भारी उद्योग सचिव के पद पर तैनात थे। इन्होंने संस्कृति मंत्रालय में भी अपनी सेवाएं दी हैं। ठीक है, चुनाव आयोग का जो गठन है उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो ये 25 जनवरी 1950 को होता है और इसका मुख्यालय राजधानी नई दिल्ली में। ठीक है दोस्तों, क्लियर है इतना। तो जो नए चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं वो है अरुण कुमार गोयल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संघाई सहयोग संगठन एससीओ की वर्ष 2023 के लिए आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च किसके द्वारा की गई है? फर्स्ट ऑप्शन है नेपाल, भारत, चीन, जापान। तो इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा जापान। एससीओ के लिए जो आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च की गई है वो भारत के द्वारा लॉन्च की गई है, क्योंकि भारत में ही संघाई सहयोग संगठन एससीओ का जो 2023 के लिए जो शिखर सम्मेलन होने वाला है उसकी मेजबानी भारत करेगा और इसका जो आयोजन है वो हमारे यहाँ वाराणसी में किया जाएगा। इस साइट पर अगले साल होने वाले संघाई सहयोग संगठन के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की जाएगी। अगले वर्ष के लिए एससीओ के बैठक स्थल वाराणसी के विषय में वीडियो जानकारियां प्रदान की गई हैं। वेबसाइट अगले वर्ष भारत की अध्यक्षता में किए जाने वाले कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में चीन में संघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन में एक शब्द दिया था, सिक्योर। इसमें सिक्योर शब्द का जो अवधारणा है उसमें उन्होंने कहा था कि नागरिकों के लिए सुरक्षा के लिए एस, आर्थिक विकास के लिए ई और क्षेत्र में कनेक्टिविटी के लिए सी, एकता के लिए यू, संप्रभुता और अखंडता के संबंध में आर और पर्यावरण संरक्षण के लिए ई का उपयोग किया था। संघाई सहयोग संगठन में जो है 8 देश इसके जो है सदस्य हैं। उनमें से एक रूस है, चीन है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, इसके बाद उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान। ये 8 सदस्य संघाई सहयोग संगठन के। ठीक है दोस्तों, क्लियर होगा आपको। इसका जो 2023 में जो इसकी जो बैठक होगी उसकी मेजबानी भारत करेगा और भारत ने इसकी आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च की है और ये बैठक वाराणसी के अंदर होने वाली है। ठीक है, तो क्लियर होगा आपको इतना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कहां पर पूर्वोत्तर के पहले यूनानी चिकित्सा क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा असम, सेकंड ऑप्शन है सिक्किम, थर्ड ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश और फोर्थ ऑप्शन है हमारा मणिपुर। तो इसका हमारा जो राइट आंसर है वो जाएगा असम। हाल ही में जो है असम में यूनानी चिकित्सा क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन किया गया है। असम की जो एक जगह है सिलचर, उसमें पूर्वोत्तर के पहले यूनानी चिकित्सा क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन किया गया है। केंद्रीय आयुष और बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री जो है सर्बानंद सोनोवाल जी हैं। इन्होंने 20 नवंबर 2022 को सिलचर असम में क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान RRIUM के अत्याधुनिक परिसर का उद्घाटन किया है। उत्तर पूर्व में जो है पहला यूनानी चिकित्सा क्षेत्रीय केंद्र है। यूनानी चिकित्सा पद्धति की उत्पत्ति जो है यूनान से हुई, इसलिए इसका नाम यूनानी चिकित्सा हुआ। इस प्रणाली की जड़ें मिस्र और मेसोपोटामिया तक विस्तृत हैं। इसे बाद में अरबों द्वारा अपनाया गया और उनके द्वारा विकसित और बेहतर किया गया। यूनानी चिकित्सा पद्धति भारत में 8वीं शताब्दी में अरबों द्वारा शुरू की गई थी। भारत में यूनानी चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने
केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICRUM की स्थापना की। अब है आयुष मंत्रालय, आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, तो असम के सिलचर में जो है यूनानी चिकित्सा क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन किया गया है। क्लियर होगा आपको इतना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कितने विद्यालयों को राष्ट्रीय स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 प्रदान किया गया है? तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा 33, सेकंड ऑप्शन है 39, और थर्ड ऑप्शन है 34 और फोर्थ ऑप्शन है 42। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा वो है 39। हाल ही में 39 विद्यालयों को राष्ट्रीय स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार दिया गया है। जो हमारे 39 विद्यालय हैं उनको इस पुरस्कार के लिए जो है सिलेक्ट किया गया है। और है शिक्षा मंत्री, हमारे जो शिक्षा राज्य मंत्री हैं सुभाष सरकार, उनके द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 प्रदान किए गए हैं। शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष सरकार ने आकाशवाणी भवन दिल्ली में राष्ट्रीय स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 21-22 प्रदान किए। कुल 39 स्कूलों को यह पुरस्कार दिया गया है, जिनमें से राष्ट्रीय श्रेणी में 5 और समग्र श्रेणी में 34 स्कूल शामिल हैं। राष्ट्रीय वर्ग के विजेताओं को 60,000 रुपये और अन्य वर्ग के विजेताओं को 20,000 रुपये दिए गए हैं। राष्ट्रीय आयोग समिति ने इन स्कूलों को पुरस्कारों के लिए चुना था। और स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार की स्थापना शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्कूलों में पानी, स्वास्थ्य, रक्षा और स्वच्छता में उत्कृष्टता को मान्यता देने के लिए की गई है। पुरस्कार ग्रामीण और शहरी सरकारी स्कूलों, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों और निजी स्कूलों को प्रदान किए गए। स्कूलों के प्रदर्शन को मापने के लिए पीने के पानी, शौचालय, साबुन से हाथ धोना, संचालन, रखरखाव, क्षमता निर्माण और कोविड-19 की तैयारी और प्रतिक्रिया मापदंडों के आधार पर जो है पुरस्कार के लिए इन स्कूलों को चुना गया था। 39 स्कूल इसमें चयनित किए गए थे, इनमें से 34 समग्र श्रेणी में और 5 राष्ट्रीय श्रेणी में इनको अवार्ड दिए गए। ठीक है दोस्तों, क्लियर इतना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2022 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? फर्स्ट ऑप्शन है 32वां, सेकंड ऑप्शन है 61वां, थर्ड ऑप्शन है 64वां और फोर्थ ऑप्शन है 40वां। तो इसका हमारा जो राइट आंसर है वो जाएगा 61वां। हाल ही में भारत ने नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2022 में 61वां स्थान हासिल किया है। पिछली बार की तुलना में 2021 की तुलना में भारत ने इस बार 6 स्थानों की अपनी रैंक में सुधार की है और इसके बाद वो 61वें स्थान पर रहा है। अमेरिका स्थित गैर लाभकारी संस्था पोर्टुलेंस इंस्टीट्यूट द्वारा तैयार की गई ये रिपोर्ट है, जिसमें भारत की तारीफ की गई और कहा गया कि भारत के पास अपनी आय के स्तर को देखते हुए उम्मीद से कहीं अधिक नेटवर्क तत्परता है। नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स के अलग अलग 4 स्तंभ प्रौद्योगिकी, लोग, शासन और प्रभाव, इनमें 28 इसकी जो कैटेगरी थी मापदंड रखे गए थे और 131 देशों की जो है रैंक जारी की गई। भारत ने अपना स्कोर जो है 2021 में 49.74 था और सुधार करके 2022 में 51.19 कर लिया। भारत ने AI कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रतिभा एकाग्रता में पहला स्थान, देश के भीतर मोबाइल ब्रॉडबैंड इंटरनेट ट्रैफिक व अंतरराष्ट्रीय इंटरनेट बैंडविड्थ में दूसरा स्थान और दूरसंचार सेवाओं में वार्षिक निवेश व घरेलू बाजार आकार में तीसरा स्थान और ICT सेवा निर्यात में चौथा स्थान और FTTH बिल्डिंग इंटरनेट सब्सक्रिप्शन व AI वैज्ञानिक प्रकाशन में 5वां स्थान प्राप्त किया है। यूक्रेन ने जो है 50वीं रैंक हासिल की, इंडोनेशिया ने 61वीं रैंक हासिल की। इनके बाद में भारत निम्न मध्यम आय वाले देश समूह में 36 में से तीसरे स्थान पर है। 36 देशों की जो रैंक जारी हुई थी
निम्न मध्यम आय वाले देश, उनमें फर्स्ट पे यूक्रेन रहा, सेकंड पे इंडोनेशिया रहा और थर्ड पे भारत रहा है। अगर बात की जाए ओवरऑल 131 देशों में से, तो संयुक्त राज्य अमेरिका जो है 80.3 के स्कोर के साथ सबसे ऊपर रहा है। इसके बाद 79.35 स्कोर के साथ सिंगापुर दूसरे स्थान पर रहा और 78.91 स्कोर के साथ स्वीडन जो है तीसरे स्थान पर रहा है। ठीक है दोस्तों, इतना क्लियर होगा आपको। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।